हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबके। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सीसीसी की क्लासेस करवाऊंगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण से ये क्लास डिले हो गई। लेकिन अब ये ऑन टाइम है। देखो आप सबके लिए ये जो डेट था वो 15/12/2024 था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण ये आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 19 तारीख को। और ये अपलोड हो जाएंगे 2 बजे तक, 19 तारीख के 2 बजे तक। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है कि सीसीसी मतलब कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पे, दासिस एक्सप्रेस पे। वहाँ पे आप जाओ और देखो कि सीसीसी क्या है, इसके करने के क्या फ़ायदे हैं। तो आज इसका ये क्लास नंबर 1 है और आज से हम टॉपर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये लगभग 20-30 क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद जो जो जनवरी में अटैम्प्ट करना चाहते हैं या फरवरी में, उसके लिए सफिशिएंट होगा ये क्लास। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। क्लासेस आज से स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ उसके बारे में जानकारी सीसीसी के बारे में जो कि ये है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ सबको। जैसे कि आपको जो एग्ज़ाम होगा ना वो 100 क्वेश्चन का होगा। ये सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ अपने उस वीडियो में, डिटेल वीडियो में, लेकिन इसमें भी फिर भी मैं बता देता हूँ कि 100 क्वेश्चन के एग्ज़ाम होंगे आपके। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगी। उसके बाद 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 1.5 घंटे का। और मिनिमम मार्क्स जो है इसके 50% होंगे। अगर आपको पास करने हैं तो ग्रेड सिस्टम के बारे में भी हम लोग आगे जानने वाले हैं, कैसे कैसे कौन से कितने परसेंट लाने पे कितने ग्रेड मिलते हैं उसके बारे में। तो ये देख लेता हूँ। देखो सीसीसी के ग्रेड सिस्टम, तो अगर आप 85% से ऊपर मार्क्स लाते हो ना तो आपको एस ग्रेड मिलता है। उसके बाद 75% से 84% अगर आप मार्क्स लाते हो, ऑब्टेन करते हो, तो ए ग्रेड मिलता है। उसके बाद 65 से 74% अगर लाते हो तो आपको बी ग्रेड मिलता है। 55 से 64 उस पर आपको सी ग्रेड। और 50 से 54 के बीच में अगर लाते हो तो डी ग्रेड। और अगर 50% से कम लाते हो तो आप फेल माने जाओगे। तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है फिर पढ़ाई करने का भी और एग्ज़ाम देने का भी। तो कम से कम पास होने के लिए कम से कम आपको 50% मार्क्स जरूरी है, इससे प्लस। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप डेली क्लास अटेंड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करते रहूँगा और मेरा वादा है आपसे, ये क्लास करने के बाद आप पास तो एग्जाम में हो ही जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट करके बताना अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और देखो स्टार्ट करते हैं आज से। तो सबसे पहले यहाँ से क्लासेज है, तो सिलेबस के बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो हम लोगों का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये सिलेबस है हमारा चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव इसका क्या क्या है और इसके लेटेस्ट आईडी गैजेट और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हुई, हिस्ट्री जानेंगे इसके बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि बेसिक ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स, समरी। उसके बाद मॉडल क्वेश्चन के आंसर भी हम लोग करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में ये सारी चीज़ें हैं हमारी, चैप्टर 1। उसके बाद आगे चैप्टर 2 होगा, उसके अलग से सिलेबस आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो चैप्टर 1 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो मतलब कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी से इसको चला सकते हो और इस पर आप कोई भी निर्देश देते हो, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो तो उस पर ये काम करता है। और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। और इसको कंप्यूटर जो शब्द है ना वो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है। कंप्यूट शब्द का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करना, कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट करना। क्लास फास्ट तो नहीं है, स्लो करते हैं थोड़ा। तो कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, हिंदी में इसको गणना बोलते हैं, गणना करना। कैलकुलेट का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को। उसके बाद कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, संगणक। क्या कहते हैं, संगणक। और कंप्यूटर के कार्य करने के 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, देखो। सबसे पहला स्टेप होता है इनपुट। हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर को बोलते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, वहाँ से वो प्रोसेस करके हमें क्या देता है, हमें आउटपुट देता है। तो ये 3 कार्य करने के 3 स्टेप होते हैं, 3 चरण। कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जैसे कि इनपुट में क्या होता है, इसमें यूजर के द्वारा कंप्यूटर के निर्देश या कमांड दिया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँगा कंप्यूटर के कि मुझे 2 + 2 कितना होता है ये बताओ। अगर मैं बोलता हूँ कि 2 + 2 क्या होता है, तो कंप्यूटर को ये मैंने जो दिया वो होता है इनपुट, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। अब कंप्यूटर क्या करेगा, 2 + 2 को अपने दिमाग में या अपने सीपीयू में जिसको बोलते हैं उस पर ये प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करने के बाद ये हमको जो आउटपुट देगा ना, आउटपुट देगा मुझे 4। तो ये हो गया आउटपुट। तो इनपुट क्या है, जो
यूजर के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश या कमांड दिया जाता है। उसके बाद प्रोसेस, इसमें कंप्यूटर निर्देश को प्रोसेस करता है और डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। प्रोसेस में क्या करता है, सो देखो, डाटा को इन्फॉर्मेशन में, जो भी डाटा हमने दिया है इनपुट में, उसको प्रोसेस करने का और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। आउटपुट में क्या होता है, देखो, इसमें कंप्यूटर यूजर को आउटपुट प्रदान करता है। इसको एक बेसिक ग्राफ या फिर इन्फोग्राफ के थ्रू से समझते हैं हम लोग। जैसे देखो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जूस की दुकान पे गए ना, जूस की दुकान पे हम लोग बहुत सारे लोग जाते हैं जूस पीने के लिए, जूस के शॉप पे। यहाँ पे जाते तो हम लोग बोलते हैं ना, बनाना शेक हमें चाहिए। बनाना शेक, तो क्या करता है सबसे पहले, ये जो हम लोगों ने बोला इसको कि बनाना शेक हमें चाहिए, तो वो जो बेचता है जूस या फिर शेक, तो वो क्या करता है, सबसे पहले केले को छीलता है। केले को छीलने के बाद उसको डालता है मशीन में डालता है, उसको बोल देते हैं हम लोग इनपुट कि ये करना है। उसके बाद जब मशीन चालू होती है तो जो जूस बनता है, जो आवाज़ आती है, उसके बाद जो जूस बनता है हमारा, जो उस पर मिक्स होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। इतना तो बेसिक चीज़ है, ये तो सब लोगों को पता है। उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद जो जूस बन के हमारा निकलता है उसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो ये पूरा प्रोसेस है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट का। जैसे कि आप मान लो, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि आपको पापा ने बोला कि आप पनीर लेके आओ, तो पापा ने आपको बोला पनीर लेके आने, तो वो जो पापा ने आपको बोला वो आपका इनपुट हो गया। और आप साइकिल उठा के या गाड़ी उठा के आप दुकान पे जाते हो, तो जाने के प्रोसेस हो गया। आप जा रहे हो ना पनीर लाने, तो प्रोसेस हो गया। वहाँ से वापस आए, ये प्रोसेस हो गया। आपने पनीर अपने पापा को दे दिया, वो आपका आउटपुट हो गया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग आगे जान लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब कि सीपीयू के बारे में। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, मतलब कंट्रोल करता है। और सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर, सीपीयू का फुल फॉर्म यहाँ पे है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो है ना, यूजर जो यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, उसके दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और कंट्रोल करता है। और सीपीयू को ना कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। और एक चीज़ आप और बोल सकते हो, हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। सीपीयू के 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से यूनिट? 3 यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। तो ये तीनों यूनिट यहाँ पे है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित, मतलब कंट्रोल यूनिट का मतलब कंट्रोल, मतलब कि जुड़े हुए डिवाइसों और उनके कार्यों, मतलब कि कोई भी चीज़ हमारा जो जुड़ा हुआ कंप्यूटर में, उसका जो वर्क है उसको कंट्रोल करती है, ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य ढंग से हो सके। कंट्रोल यूनिट का मतलब आपके साथ, जैसे कि मान लो कीबोर्ड जोड़ा है हम लोगों ने, उसको कंट्रोल करती है। माउस जुड़ा हुआ है, उसको कंट्रोल करती है। मतलब कि जुड़े हुए सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करती है जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म यह है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका इस्तेमाल अंकगणितीय और तार्किक कार्यों, अंकगणितीय का मतलब जोड़, घटाव, गुना, भागा करना, ये सारी जो चीज़ें होते हैं वो अंकगणितीय होती है। और तार्किक का मतलब क्या होता है कि ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू नॉट, ये सारे जो होते हैं वो हमारी तार्किक कार्य होती है। उसके बाद तीसरा हमारा मेमोरी यूनिट। एमयू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट। यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद यह सीपीयू का एक हिस्सा होता है। मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो भी मेमोरी यूनिट का काम है ना, वो हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या फिर जो डेटा होता है उसको स्टोर करने का काम हमारा मेमोरी यूनिट करती है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर की जो विशेषताएं, मतलब कंप्यूटर चलाने कुछ तो फायदा होगा ना, कुछ तो फायदा होगा। कुछ को फायदा में देखो क्या क्या होता है। एक होता है स्पीड। कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी तेज होती है। कंप्यूटर कुछ भी काम करता है तो वो स्पीड मैटर करती है, स्पीड बहुत जल्दी काम करती है। और कंप्यूटर इंसान की तुलना में बहुत तेज़ी से कार्य करता है। अगर कोई इंसान को काम करने के बोल दो जैसे कि, तो वो बहुत स्लो काम करता है कंप्यूटर के मुकाबले। आप कोई भी फील्ड में देख लो, कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता है कि आप बस बेसिक काम कुछ करते हो। कंप्यूटर का हर जगह इस्तेमाल होने लगा है, ट्रांसपोर्ट में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, बैंक में, हर जगह। तो यह 1 सेकंड में 1 लाख से भी ज़्यादा कार्य पूरा कर सकता है। कंप्यूटर की गति जो है ना, वो हर्ट्ज में, किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में मापते हैं हम कंप्यूटर की स्पीड को, हर्ट्ज में मापा जाता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा वो क्या है, वो है हमारा एक्यूरेसी, मतलब कि शुद्धता।
कंप्यूटर बिना गलती के किसी काम को पूरा करता है। मनुष्य एक काम को करने में बहुत गलतियां करता है। सिंपल सी बात है, अगर आप कंप्यूटर का कोई सा भी काम दोगे ना तो वो बिना कोई गलती के काम करके हमें दे देगा। लेकिन वही काम अगर हम किसी इंसान को बोलेंगे ना तो वो कुछ ना कुछ तो गलतियां करके ही देता है। तो वही दूसरा हमारा फायदा है एक्यूरेसी का, जबकि कंप्यूटर बिना गलती के अपने कार्य को पूरा कर लेता है। लेकिन वही कार्य कंप्यूटर के द्वारा किया जाए तो बहुत तीव्र गति और शुद्ध गणना कर देगा। मतलब कि मान लेते हैं हम लोग इंसान को बोलते हैं 3 4 5 4 6 6 7 9 4 3 3 4 into 5 3 3 3 3 4 5 6 8 0 3, ये कैलकुलेट करने के लिए इंसान को दे देंगे ना तो वो मतलब लेट भी कुछ करेंगे और हो सकता है कुछ गलती भी मिस्टेक भी कर दे। लेकिन यही अगर कंप्यूटर को देंगे तो वो बहुत स्पीड से भी करेगा और हमारा जो आंसर देगा ना वो एकदम एक्यूरेट देगा, करेक्ट देगा। तो ये हमारे फायदे हैं। तीसरा जो फायदा है हमारा मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही शक्तिशाली होती है। हम सभी चीज़ों को याद नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर सभी चीज़ों को बिना भूले याद रखता है। अब हमारे जो पास्ट में क्या क्या हुआ है उसको थोड़ी थोड़ी बातें याद रहती है। बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी आपसे मैं पूछ दूंगा, आपने लास्ट अपने यूट्यूब में जो है वो लास्ट 5 कौन कौन सी वीडियो देखी, 5 ऐसी लास्ट कौन कौन सी वीडियो देखी, या फिर आपको कौन सा ये याद है लास्ट आपने कौन सा रील देखा है? याद नहीं है ना, मुझे पता था आप लोगों को याद नहीं होगा। लेकिन यही जो चीज़ें होती है ना कंप्यूटर बिना भूले याद रख सकता है इसको। तो मेमोरी इसकी जो है ना बहुत ही शक्तिशाली होती है। फोर्थ है हमारा डिलीजेंस, मतलब परिश्रमी। कंप्यूटर कई दिन तक कार्य करने की क्षमता रखता है जो मनुष्य के अंदर नहीं है। यह कभी थकता नहीं है, जबकि मनुष्य कुछ समय तक कार्य करने के बाद थक जाता है और उसे आराम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि कंप्यूटर को ना आप कितना भी काम दे दो करते जाएगा अनलिमिटेड टाइम तक करते ही रहेगा। लेकिन अगर कोई इंसान है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मुझे आप मैराथन क्लास लेने के लिए बोल दोगे तो मैं 8-10 घंटे तक काम कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे आराम की भी जरूरत पड़ेगी, खाने की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं है, ये कई दिनों तक काम कर सकता है, करते जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी जो 4 फायदे आगे भी हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ है हमारा स्वचालित, मतलब ऑटोमेशन। ये ऑटोमेटिक काम करता है। ऑटोमेटिक आप बोलोगे यार ये तो यूजर काम करता तभी करता है, ठीक है मानता हूँ। आपने कोई कमांड दे दिया कि 2+2 क्या होता है, आपने तो कमांड दिया ना, उसके बाद का जो भी काम है, प्रोसेस है, जोड़ घटाव गुना भागा जो भी करना है उसको कंप्यूटर तो ऑटोमेटिक करेगा। तो उसको बिना कोई इंसान की मदद के ही वो काम कर लेता है। जैसे देखो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, यह अपने कार्यों को खुद से पूरा करती है। जब एक बार यह कार्य शुरू कर देती है, मतलब कि एक बार अपना काम कंप्यूटर स्टार्ट कर देती है तो बिना किसी मनुष्य की सहायता से इसे पूरा कर देती है। अगर ये एक बार इसको हम कोई भी कमांड दे दें तो ये अपना काम स्टार्ट की ना तो पूरा करके ही मानेगा। उसको रोक सकते हैं हम अगर चाहेंगे तो, लेकिन वो अपना काम बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग के सपोर्ट से कर लेगा। और ये थे हमारे कुछ फ़ायदे, जिसको प्रॉस बोल सकते हो, प्रॉस। अब इसके कॉन्स के बारे में बात लेते हैं। कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्स मतलब होता है कमियाँ, वीकनेस। कमियाँ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें नो IQ, इसमें कोई IQ नहीं होती है। कंप्यूटर के अंदर मानव की तरह सोचने की और समझने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए कंप्यूटर को मानव का गुलाम कहा जाता है। इसमें कोई IQ नहीं होता। हमारा दिमाग होता है ना, कोई भी अभी हम लोगों को लड़ाना चाहेगा, यार तेरे बारे में तेरे दोस्त ने ऐसा बोल दिया, तो हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं यार वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन कंप्यूटर के पास वो सब कुछ नहीं है। इसका बेसिक काम है यार बोल रहे तो बोलने तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ऐसा होता है। तो इसका कोई भी IQ नहीं होता है। उसके बाद इसकी जो है फीलिंग, नो फीलिंग। कंप्यूटर के पास मनुष्य की तरह सोचने की कोई भी भावना नहीं होती, फीलिंग होती ही नहीं है। पहली बात, आपने रोबोट मूवी देखी है ना, उसमें फीलिंग नहीं होती है। लेकिन रोबोट में जैसे जैसे फीलिंग बढ़ना स्टार्ट होता है तो उसको डिसमेंटल करके कबाड़ी में फेंक दिया जाता है। तो इसमें जो है वीकनेस, इसकी फीलिंग, मतलब ये फीलिंग नहीं होती है इसके। उसके बाद जानेंगे हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास मतलब कि आज से पहले, बहुत पहले, अभी कंप्यूटर जो चल रहे हैं इससे पहले भी तो कंप्यूटर चल होंगे, तो उसके बारे में, इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कंप्यूटर का आविष्कार आज से लगभग 2000 वर्ष, मतलब 2000 साल पहले हुआ था। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए। और कंप्यूटर के विकास का इतिहास काफ़ी पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आजकल हम लोग देख रहे हैं वो अचानक ही विकसित नहीं हुआ है। मतलब कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर, वो अचानक से नहीं आ गया, धीरे धीरे करके आया है। जैसे हम लोग पहले इंसान जो है अचानक से तो आया नहीं, होमो सेपियन के थ्रू से हम लोग धीरे धीरे बढ़ते आए। वैसे ही कंप्यूटर जो है वो अचानक से नहीं आया, बल्कि हजारों वर्षों की वैज्ञानिकों की खोज, मतलब साइंटिस्ट की खोज और बहुत सारे इन्वेंशन के कारण से ही संभव हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारा अबेकस था। सबसे पहला कंप्यूटर को माना जाता है। अबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली काई चेन, इसको याद कर लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि अबेकस का जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो ली काई चेन, ये है ली काई चेन के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोड़ घटाने के लिए किया जाता था।
जैसे आपको दिखता होगा ये एक बिंदु रहता है, 2 3, तो इसको जोड़ घटाव में काम किया जाता था। अब आगे तारों का एक फ्रेम होता है, इन तारों में पकी हुई मिट्टी के गोले पिरोए रहते हैं, जैसे देखो इसमें दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये पकी हुई मिट्टी का गोला पिरोया हुआ है। अबेकस को व्यापारी कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते थे और आज के समय में कैलकुलेटर ने अबेकस का स्थान ले लिया। तो पहले जो व्यापारी होते थे वो इसका अबेकस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी के टाइम पे ना कैलकुलेटर ने इसकी जगह ले लिया। तो अबेकस के बारे में आपको पता चल गया। दूसरा था हमारा नेपियर बोन। नेपियर बोन एक कंप्यूटर डिवाइस है। नेपियर बोन का आविष्कार स्कॉटलैंड में 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये हमारा जॉन नेपियर के द्वारा नेपियर बोन का जो कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया गया था। इसका प्रयोग मूल्यों को जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करने के लिए किया जाता था। नेपियर बोन का यूज किस लिए किया जाता है? अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो जोड़, घटाव, गुना, भाग करने के लिए नेपियर बोन का इस्तेमाल किया जाता था। इसको किसने बनाया था? तो जॉन नेपियर ने इसका आविष्कार किया था। उसके बाद यह उस समय दशमलव बिंदु का उपयोग करके पहली मशीन थी। इस डिवाइस को बनाने में नेपियर ने हाथी के दांत, नेपियर जो है जॉन नेपियर, वो किसका यूज किया था? हाथी के दांत का यूज किया था। और इस मशीन को नेपियर बोन के नाम से जाना जाता है। नेपियर बोन के नाम से किस लिए जाना जाता है? देखो इसका आविष्कार किसने किया था नेपियर बोन का? जॉन नेपियर ने। ये जॉन नेपियर। और किसका यूज किया गया था? हाथी के दांत का, मतलब कि बोन। जॉन नेपियर, नेपियर हो गया जॉन का नाम, आधा नाम, उसके बाद बोन मतलब कि हाथी के दांत का यूज किया गया था, इसलिए इसको नेपियर बोन के नाम से भी याद रखते हैं हम लोग, या फिर जाने जाते हैं। समझे आगे? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसका जो 1617 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था, कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। उसके बाद हमारा था ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल का जो है वो ब्लेस पास्कल कैलकुलेटर पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। इसका आविष्कार फ्रांस, कहाँ पे? फ्रांस में 1642 में। तीसरा ईयर, थर्ड ब्लेस पास्कल के द्वारा किया गया था। और इसका जो इन्वेंशन जो किया गया था ना वो ब्लेस पास्कल, सबके नाम में ही उनके कंप्यूटर के जो इन्वेंट किया था उसके नाम छुपे हुए मिल जाते हैं। यह उस समय का पहला स्वचालित कैलकुलेटर था, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यह एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें पहिए लगे होते थे। देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहे होंगे पहिए, ये लकड़ी का बॉक्स है और इसमें पहिए लगे होते थे। ये इन पहियों का उपयोग मूल्यों को जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करने के लिए किया जाता था। ब्लेज पास्कल की इस मशीन को एडिंग मशीन और पास्कलाइन मशीन भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? एडिंग मशीन और क्या बोलते हैं? पास्कलाइन मशीन। पास्कलाइन मशीन भी बोलते हैं। और इसको 1642 में इन्वेंट किया गया था। इसके जो जिस मतलब कैलकुलेटर के नाम याद रख लेना। उसके बाद किसने इसका इन्वेंट किया था वो, और कब इन्वेंट किया था वो, और इसके अदर्स नेम, जैसे कि ये ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर का नाम क्या है? एडिंग मशीन और पास्कलाइन मशीन, ये अदर्स नेम है। तो ये सारी चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने लायक हैं। उसके बाद आप एक बार इसको रीड मार लेना या फिर मेरी वीडियो को देख लेना। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है डिफरेंस इंजन। और डिफरेंस इंजन से हम लोग जानेंगे चार्ल्स बेबेज को, जो कि चार्ल्स बेबेज जो है यहाँ पे ये फादर ऑफ कंप्यूटर भी माने जाते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने 1822 में एक मशीन का निर्माण किया था जिसका नाम उन्होंने डिफरेंस इंजन रखा था। क्या रखा था? डिफरेंस इंजन। इस इंजन की सहायता से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सांख्यिकीय तालिकाओं की गणना 20 अंक तक शुद्धता से की जा सकती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों तक रेल, बीमा और व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जाता था और यह मशीन भाप से चलती थी। इसमें आपको क्या याद रखना है? सो देखो, सबसे पहले पूछेगा कि डिफरेंस इंजन किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कब बनाया था? 1822 में। और इसमें दशमलव के मतलब कि जो है 20 अंकों तक की ना शुद्धता, मतलब 20 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके 20 अंक तक पूरा एकदम एक्यूरेसी के साथ इसको मतलब ये कैलकुलेट कर सकता था। और इसका यूज रेलवे, बीमा और बिजनेस के क्षेत्रों में काम किया जाता था। और ये एक चीज़ है, ये भाप से चलती थी। किससे चलती थी? भाप से। भाप। और ये डिफरेंस इंजन जो है भाप से चलती थी। दूसरा है हमारा एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का जो भी आविष्कार ये है उसका भी चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये इनका दूसरा था एनालिटिकल इंजन, दूसरा। और इसको कब किया गया था? ये 1830 नहीं, इसको कट करना है यहाँ पे, ये होगा 1833 में। 1833 में ये एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक है। यह कंप्यूटर किसी भी प्रकार के गणितीय समस्या को हल करने में सक्षम था।
यह कंप्यूटर सूचनाओं को हमेशा के लिए स्टोर कर सकता था। मतलब इसमें जो भी सूचना इन्फॉर्मेशन जो होती थी ना, वो हमेशा के लिए इसमें स्टोर करके रख दिया जाता था, क्योंकि इसमें मेमोरी आ गई थी, मेमोरी का ऐड किया गया था। यह कंप्यूटर इंजन बेबेज का यह एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्या कारण है कि इसको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को? ये कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन, क्योंकि ये जो है ना, ये आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। क्या था? आधुनिक कंप्यूटर का आधार। और इसी कारण से चार्ल्स बेबेज जी को फादर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जनक भी बोला जाता है। आगे देखो, उसके बाद हमारा टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन यह एक ऐसी मशीन थी जिसका इस्तेमाल आंकड़ों को रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था। मतलब आंकड़े जो होते थे उसको रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर, मतलब एक ही चीज़ है, मतलब स्टोर करने के लिए टैबुलेटिंग मशीन का उपयोग किया जाता था। टैबुलेटिंग मशीन पंच कार्ड पर आधारित एक यांत्रिक टैबुलेटर था। इस मशीन का इस्तेमाल पहली बार 1890 की अमेरिकी जनगणना में किया गया था। कहाँ पे यूज़ किया गया था टैबुलेटिंग मशीन की? सबसे पहले अमेरिका की सेंसस में 1890 में यूज़ किया गया था। टैबुलेटिंग मशीन का आविष्कार जो है 1880 में हार्मन हेलोरिथ, किसके द्वारा टैबुलेटिंग मशीन की आविष्कार किसने किया था? हार्मन हेलोरिथ के द्वारा 1880 में, और 1890 में इसकी जो है अमेरिका के सेंसस में इसको यूज़ किया गया था। हेलोरिथ ने एक टैबुलेटिंग मशीन कंपनी की शुरुआत की थी जो 1924 में IBM, जो आजकल के टाइम पे भी हम लोग सुनते हैं IBM, वो हेलोरिथ की जो उन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी, तो वही कंपनी 1924 में IBM के, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई। अभी भी हम लोग सुनते हैं ना IBM, नाम नहीं सुना आप लोगों ने? बहुत जगह सुनने को मिलता है IBM। तो वही जो हेलोरिथ जो थे, हार्मन हेलोरिथ, उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की थी और वो कंपनी 1924 में IBM बन गई। IBM मतलब कि उसका फुल फॉर्म यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद हमारा है अगला कंप्यूटर मार्क वन। हावर्ड आइकर ने IBM के साथ मिलकर 1930 में मार्क वन कंप्यूटर तैयार किया। IBM के साथ हावर्ड आइकर ने IBM के साथ मिलकर 1930 में मार्क वन की कंप्यूटर का तैयार किया। यह विश्व की पहली इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी, मतलब वही IBM की मशीन थी। इस कंप्यूटर की सहायता से सभी तरह की अंक गणितीय गणनाएं की जा सकती थी। साथ ही एल्गोरिथम, यहाँ पे एल्गोरिथम कर लेना, साथ ही एल्गोरिथम एवं ट्रिग्नोमेट्री की गणनाएं करना भी संभव था। मार्क वन में क्या क्या होते थे? उसमें आप अंक गणितीय गणनाएं कर सकते थे और एल्गोरिथम और ट्रिग्नोमेट्री की गणनाएं भी करना संभव था उसमें, मार्क वन में, जो कि हमारा हावर्ड आइकर और IBM के साथ, मतलब कोलैबोरेशन के साथ 1930 में मार्क वन का इन्वेंट किया गया था। इसके बाद में हमारा अगला कंप्यूटर ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म है। और इसका आविष्कार जो है जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली, अगर जैन मकाले भी बोल सकते हो आप, जॉन मॉचली ने पेंसिल्वेनिया के यूनिवर्सिटी में किया था। यह दुनिया का पहला कंप्यूटर जो गणितीय ऑपरेशनों को बहुत ही तेज गति से कर सकता था, और ENIAC कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगला था हमारा EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद इसका निर्माण जो है मॉरिस विल्कस ने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज गणितीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय में किया था। निर्माण इसका जो है वो कहाँ पे किया गया था? कैम्ब्रिज गणितीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय में किया था। EDSAC दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था। पहला ये था डिजिटल, दूसरा क्या था? ये पहला जो था वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था, और ये था हमारा दूसरा। तीसरा यहाँ है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको हम लोग क्लास नंबर 2 से करेंगे। क्लास नंबर 2, पहला क्लास आई होप इतना मज़ा नहीं आया आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जानने में, लेकिन मुझे यहाँ से भरोसा है कि दूसरा क्लास से आप लोगों को पूरा मज़ा आने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें को जानेंगे और यहाँ से आप लोगों को मज़ा आएगा। पहला क्लास बोरिंग हो सकता है थोड़ा, लेकिन आप लोग पूरे लास्ट तक यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो दूसरा वीडियो भी देखना जब आएगा। और बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।